नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह को हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ, विद सॉल्यूशन के साथ, अर्थात व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, DET+P की TGT PGT परीक्षा हो या अन्य किसी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT परीक्षा हो या फिर NTA NET की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। प्रश्न संख्या 706। 705 तक हम पहले कर चुके हैं और DET+P की परीक्षा तक हमने लगभग 1000 प्रश्नों को करने का जो हमारा टारगेट था वो पूरा होने वाला है। तो आज की क्लास के हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हुए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कि संगत पूछा हुआ है या असंगत पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है या है पूछा हुआ है, सत्य पूछा हुआ है या असत्य पूछा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारी लापरवाही की वजह से गलत हो जाते हैं। परीक्षा में आपको एक एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए, समझते हुए उसका आंसर देना है। तो इस प्रश्न में असंगत पूछा हुआ है, तो माधवी दूधनाथ की रचना नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि माधवी सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। और द्रौपदी जो रचना है वो सुरेंद्र वर्मा जी की है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी की रचना है। और मुर्दला गर्ग द्वारा रचित जो रचना है वो है एक और अजनबी जो रचना है मुर्दला गर्ग जी की है। और इसका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं उनका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो एक प्रश्न के साथ आपको कई प्रश्न आपके क्लियर होते चले जाएंगे एक एक प्रश्नों के साथ। तो इसलिए हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हुए चल रहे हैं, ताकि परीक्षा में आपसे उसी प्रश्न से संबंधित कोई घुमा फिरा कर भी कोई अन्य तथ्य पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं, माधवी जो रचना है 1955 ईस्वी में विषम साहनी जी द्वारा लिखा गया एक नाटक है। द्रौपदी 1972 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। ये दोनों रचनाएं, माधवी जो रचना है वो विषम साहनी जी की है और द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा जी की है। ये आपको दोनों रचनाएं के बारे में पता चल गया। तो उसके बाद जो दो अन्य रचनाएं हमारी और बचती है उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रियदर्शी जो रचना है 1967 ईस्वी में अज्ञे जी द्वारा लिखा गया एक गीति नाट्य है। एक और अजनबी जो रचना है वो 1998 ईस्वी में मुर्दला गर्ग जी द्वारा लिखा गया नाटक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एक और द्रोणाचार्य जो रचना है वो किस लेखक की है और किस विधा की रचना है, क्योंकि NTA NET के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में ये दिया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 707। इनमें से नई कहानी के कहानीकार नई कहानी के कहानीकार से कौन नहीं जुड़ा है। आंदोलन के साथ कौन, ये थोड़ा भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इस प्रश्न को ऐसे हम पढ़ सकते हैं कि इनमें से कौन नई कहानीकार के आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा इसका ज्ञान रंजन जी। तो नई कहानी आंदोलन मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव तीनों के तीनों नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्ञान रंजन जी नहीं जुड़े इस ऑप्शन के अनुसार। तो देख लेते हैं, नई कहानी आंदोलन 1955 के लगभग चला था और मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव इनके प्रमुख नायक थे, जबकि कहानी आंदोलन 1960-62 के आसपास चला। इसके प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल रहे और ज्ञान रंजन, दूधनाथ, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। किनके, जो ये गंगा प्रसाद जी जो प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं कहानी आंदोलन के। तो इनमें ज्ञान रंजन, यानी कि ज्ञान रंजन कहने का मतलब ये है कि इन ऑप्शनों के अनुसार जब हम बात करें तो मोहन राकेश, कमलेश्वर और
राजेंद्र यादव, ये तीनों के तीनों नई कहानी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ज्ञान रंजन जी जो है वो ए कहानी से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 708। इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो गंगोली गांव का जो संबंध है इनमें से किस उपन्यास से संबंधित है? वो है आधा गांव। आधा गांव राजा राही मासूम रजा जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। आधा गांव 1966 ईस्वी में राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिन्होंने गंगोली गांव का वर्णन इस उपन्यास में दिया गया है। और जल टूटता हुआ जो है 1969 ईस्वी में रामदास मिश्र जी द्वारा पांडेपुरा गांव से संबंधित रहा है। टूटता हुआ जल का जो उपन्यास है उसमें, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग वैतरणी जो 1967 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित केरता गांव का वर्णन इसमें दिया गया है अलग अलग वैतरणी में। और प्रतीक परिकथा 1957 में फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित परानपुर गांव का संबंध इससे रहा है प्रतीक परिकथा में। तो इनको आपको ध्यान रखना है किस उपन्यास में किस गांव का संबंध रहा है, ये कई बार पूछा जाता है। जैसे कि मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ जी द्वारा रचित है उसमें मैरीगंज गांव का वर्णन है, जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है 1954 में रचित मैला आंचल। तो इस प्रकार से जो ये और अन्य ये उपन्यास दिए हुए हैं ये आंचलिक उपन्यास के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इनका आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा उपन्यास किस जो क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ है, यानी किस गांव का वर्णन है या किस क्षेत्र का वर्णन इन उपन्यासों में किया हुआ है। जैसे कि आधा गांव गंगोली गांव का वर्णन देखने को मिलता है, जल टूटता हुआ में पांडेपुरा गांव का वर्णन, और अलग अलग वैतरणी के अंतर्गत कैरता गांव का वर्णन, और प्रतीक परिकथा में जो है परानपुर गांव का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 709। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? कोर्ट मार्शल जो नाटक है वो स्वदेश दीपक जी का प्रसिद्ध नाटक है और 1991 में लिखा गया है। और इसमें जो है किस समस्या को दर्शाया गया है इस नाटक के अंतर्गत? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जातिवाद समस्या को कोर्ट मार्शल नाटक में दर्शाया गया है, जो कि स्वदेश दीपक जी का 1991 में लिखा गया प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का बाह्य रूप हमें देखने को मिलता है। यह भारतीय फौज में भी हावी है और यह चित्रण किया गया है। तो भारतीय फौज में भी हावी होने का इसमें चित्रण किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 710। उद्दंड मार्दंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा विजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जी। हिंदी भाषा में उद्दंड मार्दंड का नाम जो पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया उद्दंड मार्दंड नाम से हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये कई बार जीके के परीक्षा में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस जो समाचार पत्र के प्रकाशन की जो तिथि थी उसी को ध्यान में रखते हुए 30 मई को, क्योंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है ये उद्दंड मार्दंड, इसी तिथि के आधार पर हिंदी पत्रकारिता दिवस भी 30 मई को ही मनाया जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कोलकाता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में स्वीकार किया है, जो तौर पर शुरू किया था भाई साप्ताहिक तौर पर। कई बार पूछा जाता है जो उद्दंड मार्दंड है वो साप्ताहिक था या मासिक था या दैनिक था, किस प्रकार को क्या रूप था उसका समाचार पत्र का? तो साप्ताहिक था, ये आपको ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 711। झूठा सच में किस शहर का वर्णन है? तो झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था। प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि
परीक्षा में हम इन छोटी छोटी मिस्टेक को ही करते हैं। यहाँ पर है नहीं दिया हुआ भाई, नहीं पूछा हुआ है, तो हम जल्दबाजी में ये पढ़ लेते हैं झूठा सच में किस शहर का वर्णन है। तो आंसर हमारा जब हम ऊपर ही जब ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि जालंधर का वही वर्णन है, तो जालंधर लगा करके हम आ जाते हैं। तो साथ के साथ लखनऊ और नैनीताल का भी झूठा सच में शहर का वर्णन किया गया है, लेकिन कानपुर का इसमें कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता झूठा सच में। तो देख लेते हैं इसका आंसर, तो कानपुर हो जाएगा हमारा आंसर। झूठा सच उपन्यास में कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। झूठा सच उपन्यास में जालंधर, लखनऊ व नैनीताल का वर्णन है। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का 7वां उपन्यास है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसके बाद यशपाल जी के प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला और अन्य तथ्य हम देखते हैं झूठे सच के संबंध में। तो झूठा सच जो उपन्यास है यशपाल जी का, उसको 2 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड वतन और देश, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा खंड रहा देश का भविष्य, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ। झूठा सच के प्रमुख पात्र रहे हैं जयदेवपुरी, तारा और कनक। इनके गौण पात्रों में शामिल है असद, शीला, डॉक्टर प्राणनाथ, सोमराज और पंडित गिरधारी लाल जी। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 712। चंद्रदेव से मेरी बातें की शीर्षक कहानी का सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई। तो ये जो चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा लिखी गई हिंदी की प्रमुख कहानी रही है, और इसके सर्वप्रथम जो है ये 1904 में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें जो है राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा, जिसे बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है अगली कहानी और अन्य कहानियाँ देख लेते हैं राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित। उसके बाद एक देख लेते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, तो आप लोगों ने देख ही लिया, 1904 ईस्वी में रचित कहानी है, और ये प्रकाशित हुई 1904 ईस्वी में। और कुंभ में छोटी बहू जो है 1906 में, धुलाई वाली 1907 प्रसिद्ध कहानी रही है भाई, इम्पोर्टेंट कहानी है। उसके बाद जो है दालिया जो है 1909 में, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं इनकी कहानियाँ। और यह जो चंद्रदेव से मेरी बातें जो है वो एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। ये जो लेखिका होती है वो चंद्रदेव से अपनी बातें जो है पत्र के माध्यम से करती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 713। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है। नाग बोडस जी द्वारा लिखित नाटक इनमें से पूछा हुआ है, तो खूबसूरत बहू जो है इनमें नाग बोडस जी द्वारा लिखा नाटक है। तो और अन्य जो नाटक देख लेते हैं ये किस किस साहित्यकारों के हैं, ये हम देख लेते हैं। तो एक अन्य ऑप्शनों के अनुसार जब हम बात करें तो योर्स फेथफुली जो नाटक है वो मुद्रा राक्षस जी का है। उसके बाद यमगाथा जो नाटक है वो दूधनाथ का है। अमृतपुत्र जो नाटक है वो है आनंद शर्मा जी का। और ये उसके बाद देख लेते हैं भाई प्रश्न संख्या 714। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो कालक्रम की दृष्टि से हमें पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है, तो सबसे पहले आ जाएगी आनंद कादम्बरी, फिर सरस्वती, फिर श्री शारदा, फिर प्रतीक। इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। आनंद कादम्बरी कब निकाली गई, किसके द्वारा संपादित पत्रिका रही है, ये इनके पत्रिका प्रकाशन वर्ष व उसके संपादक और कहाँ से निकाली गई ये पत्रिकाएं, क्योंकि ये चारों की चारों पत्रिकाएं इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। सरस्वती प्रथमतः जो काशी से प्रकाशित हुई, यानी कि सरस्वती का प्रकाशन काशी से हुआ, पुनः इलाहाबाद से भी प्रकाशित होने लगी थी। सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष जी इसके पहले संपादक के रूप में रहे। फिर 1901-2 में जो है श्याम सुंदर दास जी ने इनका कार्यभार संभाला। 1903 से लेकर के 1920 तक जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। इस प्रकार से हर एक तथ्यों को आपको ध्यान से समझते हुए पढ़कर जाना है। तो देख लेते हैं इसका जो एक सेकंड भाई, सरस्वती जो पत्रिका है 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष जी द्वारा संपादित। उसके बाद देख लेते हैं
श्री शारदा पत्रिका 1916 ईस्वी में नर्मदा मिश्र प्रसाद जी द्वारा संपादित रही। फिर प्रतीक जो है 1947 में अज्ञे जी द्वारा द्विमासिक इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका मानी जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। और आनंद कादम्बरी जो है भाई एक रह गया हमारा। आनंद कादम्बरी जो पत्रिका 1881 ईस्वी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी द्वारा मिर्ज़ापुर से जो है मासिक रूप से ये पत्रिका निकाली गई। कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और चिंतामणि घोष जी द्वारा 1900 में सरस्वती काशी से। और श्री शारदा जो है 1916 नर्मदा मिश्र प्रसाद से। उसके बाद प्रतीक जो है अज्ञे जी द्वारा इलाहाबाद से द्विमासिक पत्रिका निकाली गई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो धन के कवित बखाने कवित पंक्ति, जो ये पंक्ति है उपयुक्त पंक्ति ये किस लेखक की है, यानी कि ये पंक्तियाँ जो है किस साहित्यकार द्वारा रचित है। तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रजनाथ। तो ब्रजनाथ ब्रज रतन दास, भाई ब्रजनाथ नहीं ब्रज रतन दास, ब्रज रतन दास जी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। ब्रज रतन दास ने उपयुक्त कथन गणानंद कवित ने गणानंद के प्रस्ति में लिखा है। पंक्ति रही है जो ये पंक्तियाँ है। एक सेकंड भाई देख लेते हैं। ब्रज रतन दास जी द्वारा जो ये गणानंद कवित ने गणानंद की प्रस्ति में गणानंद कवित अगर ये पूछ लिया जाए किसके द्वारा लिखी गई है तो ब्रज रतन दास, ये आपको ध्यान रखना है। गणानंद कवित में जो है गणानंद के प्रस्ति में लिखी गई ये जो पंक्ति रही है भाषा प्रवीण बखाने, तो ब्रज रतन दास जी द्वारा लिखी गई है। और अन्य जो ऑप्शनों के आधार पर गणानंद की, बोधा की और रत्नाकर की इन कवियों की और पंक्तियाँ हम देख लेते हैं ताकि परीक्षा में और अन्य लेखकों की भी पंक्ति पूछ ली जाए तो हम धीरे धीरे जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से सभी पंक्तियों को करते हुए आगे बढ़े। तो देख लेते हैं। भाषा प्रवीण बखाने ब्रज रतन दास जी द्वारा, जल के अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजती कानन हुए घनानंद जी द्वारा रचित। उसके बाद कभो मिलोबो कभो मिलोबो वह धीरज ही मैं धीर बो करे, तो बोधा या बोधा सेन जी की है। तो बोधा कवि भी के नाम से प्रसिद्ध रही है। ये बुद्धि सेन इनका वास्तविक नाम है। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो पंक्ति है वो है कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति जमुना तरंग तिहारो सत्संग, जो ये ब्रज भाषा में लिखी गई ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इस प्रकार से हमने सभी पंक्तियों से संबंधित देख ली को और अन्य ऑप्शनों के अनुसार किस साहित्यकार की कौन सी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और इसी तरह हम कथनों और पंक्तियों को प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अधिक रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी मैंने आपको अलग से कथन और पंक्तियों से संबंधित क्लास दे रखी है, आप पीछे की क्लास में जा कर के देख सकते हो या प्लेलिस्ट में आप जो है इन क्लास को देख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम निरंतर अभ्यास के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ाते रहेंगे। परीक्षा तक जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार से फिर कहना चाहती हूँ मैं भाई कि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।